हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। आज हम अध्याय 1 भाग 2 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्लास 10 में ये पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स 10th बैच में। आइए आज हम उन चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो शुरुआती जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक एक नंबर दो दो नंबर के, इनके प्रश्न आज हम पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला सवाल है, भौतिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। यानी या यूं आ जाए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन की परिभाषाएं लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों, कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जिसमें इसका मूल रूप से क्या है, पूरी तरह से गुण नहीं बदलता है। समझ गए, ये पूरी तरीके से नहीं बदलता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। यानी ये वापस अपने मूल रूप में आ सकता है, पहली वाली कंडीशन में वापस आ सकता है। जैसे हम देखते हैं कि बर्फ का पानी में बदलना, तो हम पानी से वापस बर्फ भी तो बना सकते हैं, जमा सकते हैं, या बर्फ से वापस हम पानी ला सकते हैं, या पानी का वाष्प बनना और हम उसी वाष्प को वापस पानी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यही भौतिक परिवर्तन है, यही भौतिक परिवर्तन है। और आप इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं अपने आसपास। अब यहाँ दे रखा है कि भौतिक परिवर्तन से के कोई दो उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो भौतिक परिवर्तन के दो उदाहरण हम लिख सकते हैं, लोह का चुंबक में बदलना, ठीक है, और दूसरा हम दे सकते हैं कि पानी का बर्फ में बदलना, या हम यूं लिख सकते हैं बर्फ का पानी में बदलना, या पानी का वाष्प में बदलना, या वाष्प का पानी में बदलना। इस तरह से हम एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं। फिर सवाल आता है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं बच्चों। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रकार की परिवर्तन है, एक ऐसा प्रकार का अभिक्रिया होता है कि ये क्या होता है कि ठोस होता है, और जब हम इसे गर्म करते हैं, इसे हीट करते हैं, तो ये क्या है, लिक्विड में नहीं बदलता है। किसमें नहीं बदलता, लिक्विड में नहीं बदलता है, यानी द्रव में नहीं बदलता है, पानी जैसा रूप नहीं लेता है, ठीक है। ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठोस को गर्म करते ही क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, गैस बन। और जैसे ये किसी चीज से टकराता है, यानी ये ठंडा होता है, तो ये क्या होता है, वापस किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। बीच में जो लिक्विड वाला सिस्टम है, द्रव वाला सिस्टम है, वो यहाँ से खत्म हो जाता है ऊर्ध्वपातन में। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब सवाल आता है कि उन तीन पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। यानी ऐसा क्या चीज है जिनमें ऊर्ध्वपातन वाला गुण पाया जाता है। और आसान भाषा कहूं तो ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या पदार्थ है जिसे गर्म करने पे यानी ठोस हो, कठोर हो, और उसे गर्म जैसे ही करेंगे स्ट्रोंग को, वो लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाए, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हमें तीन नाम लिखना है। तो हम कपूर होता है, जब हम कपूर को क्या करते हैं, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आज करके नहीं दिखाऊंगा, जब ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा तब उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो कपूर क्या होता है, जैसे ही हम कपूर को गर्म करेंगे, वो क्या है, पानी में नहीं बदलेगा, यानी पानी जैसा रूप द्रव नहीं लेगा, वो सीधा ही गैस बन जाएगा। और जैसे ही वो ऊपर जाएगा और किसी चीज से टकराएगा और ठंडा होगा, तो वो वापस किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। दूसरा है आयोडीन। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका भी है, और जो नौशादार होता है, और आयोडीन होता है, ये भी क्या होता है,
ठोस होता है और इसे गर्म करने पे डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, और गैस से डायरेक्ट क्या बन जाता है, ये वापस ठोस बन जाता है ठंडा होकर। तो ये होता है ऊर्ध्वपातन। फिर आता है रासायनिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अपोजिट होता है। भौतिक परिवर्तन मैंने बता दिया आपको क्या होता है, यानी ऐसा जो बदल जाए, वापस अपने रूप में आ जाए। जैसे कि आप को एक फॉर एग्जांपल अगर बताऊं, जैसे इच्छाधारी नागिन होती है, तो वो क्या होता है कि इच्छाधारी नागिन हो ना वो क्या होता है, जब चाहे नाग का रूप ले लेता है, जब चाहे मनुष्य का रूप ले लेता है, ठीक है, यानी वो रूप अपना ले सकता है। ऐसे ही तो पानी और पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, ये भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है बच्चों, वो बिल्कुल इसके क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या है, अगर कोई चीज एक बार बदल गया यानी दूसरा रूप ले लिया, तो पूरी तरीके से क्या होता है, बदल जाता है। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि थोड़े ये दूध में हम थोड़ा सा दही डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो दही का रूप बन जाता है। यानी दूध से दही का बनना, क्या हम दही से वापस दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। हाँ, हम उसे लिक्विड कर सकते हैं दूध की तरह, लेकिन दूध जैसा टेस्ट नहीं ला सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहा रहता है, नया रहता है, चमकदार, लेकिन उस पे जंग लग के क्या होता है, वो पपड़ी बन के उखड़ना शुरू होता है। क्या हम उसे वापस पहले जैसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी का जलना है, लकड़ी जलता है तो लकड़ी से जल के पहले क्या बनेगा, कोयला बनेगा, फिर उस कोयले को और जला दे तो राख बनेगा। तो क्या हम राख से कोयला बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्या हम कोयले से डायरेक्ट हम लकड़ी बना सकते हैं, कन्वर्ट वापस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, नहीं ला सकते हैं उसके मूल रूप में। तो ऐसे ही परिवर्तन को क्या कहा जाता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे यहाँ दे रखा है रासायनिक, यहाँ रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए, तो आप इसमें से कोई भी दे सकते हो कि लोहे में जंग लगना, दूसरा दूध का दही में परिवर्तन होना। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। कागज का जलना, लकड़ी का जलना, गाय के गोबर का जलना, ये सारे उदाहरण जो है रासायनिक परिवर्तन के हैं। एक बार बदल गया तो बदल गया, इसके पूरा मूल रूप में वापस नहीं आ सकता, अपने पहले वाले मूल रूप में नहीं आ सकता है। आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 आता है, रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य है। यह रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन क्या, ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है। एक हमारा होता है अभिकारक, एक होता है हमारा अभिकारक। हमारा अभिकारक जो होता है ये लेफ्ट साइड होता है। ये कौन साइड होता है, लेफ्ट साइड, ठीक है। और उत्पादन या उत्पाद कह सकते हैं, यानी प्रोडक्ट, ये क्या होता है, हमारा राइट साइड होता है। क्या होता है, राइट साइड। जब हम क्या है, किसी भी अभिक्रिया को हम दिखाएं कि किस तरह हो रहा है, कौन कौन सा चीज मिल रहा है, कौन कौन सा तत्व मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, इसी को क्या कहते हैं, और इसे दो तरीके से हम चाहे तो प्रतीक के रूप में हम इसे दिखा सकते हैं, या फिर हम इसे किस में दिखा सकते हैं, सूत्र के रूप में, वैज्ञानिक सूत्र के रूप में हम दिखा सकते हैं। तो जब हम इसे इस तरह रूप में लिखते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पे आया शब्द रासायनिक समीकरण, क्या ये शब्द रासायनिक से क्या अभिक्रिया, यानी शब्द रासायनिक अभिक्रिया से क्या, ये शब्द समीकरण क्या है, यह शब्द रासायनिक समीकरण क्या है, प्रश्न है। तो शब्द रासायनिक परिवर्तन ये होता है बच्चों कि हम इन्हें क्या है, वैज्ञानिक सूत्रों में ना लिखकर, फॉर्मूले में ना लिखकर, हम इन्हें क्या है, नाम, पूरे का पूरा नाम में लिखते हैं। जैसे कि हम इसे यू लिख दें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो ये इधर वाला जो एरो से पहले है लेफ्ट साइड,
ये दोनों तो हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और इनसे नया पदार्थ बनेगा, क्या बनेगा, CO2, यानी हम इसे इसे पूरा नाम में लिखेंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो जब हम इसे इस तरह नाम से लिखते हैं हिंदी इंग्लिश में, जब भाषाई रूप में लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, शब्द रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर यहां पे आता है कंकाली रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य, क्या प्रश्न है, कंकाली रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य, ये यूं सवाल आ जाए बच्चों कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली को ही असंतुलन रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा चाहे तो कंकाली नाम से आ जाए या असंतुलित रासायनिक समीकरण आ जाए, दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या होता है कि अभिकारक है ना, ये अभिकारक लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ, तो अभिकारक क्या होता है, इसके इधर जो जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणु संख्या क्या हो, उत्पादन वाला जो इसका नया प्रोडक्ट बन रहा है, इन दोनों में क्या हो, अंतर आए। कैसे, देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम यहां पे ले लेते हैं H2 ले लेते हैं, प्लस में O2 ले लेते हैं, तो ये H2O बन रहा है। ठीक है, ये क्या बना, H2O बना। अब यहां पे कितना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड यानी इस हाथ की तरफ हमारा हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन भी 2 है ना, परमाणु संख्या 2 है। अब हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने किस राइट साइड, लेफ्ट से राइट साइड चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या हमारी क्या है, 2 है। तो चलो यार ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे आप देखो इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है लेफ्ट साइड एरो से पहले, लेकिन इस एरो के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या, 1 है। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, नहीं है बराबर। तो कहने का मतलब ये है, चाहे इधर या फिर इधर, दोनों में से किसी भी एक तरफ, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो, सेम परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या, जैसे ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन है, तो दोनों एक जैसा हो गया, सेम हो गया है, ठीक है, एक ही है। तो इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ये ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है और इधर कितना, 1 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। तो इसी को हम, जब ऐसा कभी हो तो इसे क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई बात प्यारे बच्चों समझ में, आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य। यहां पे क्या है, संतुलित, यानी ऐसा, संतुलित का मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या, यानी तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर बराबर हो। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है ना, चलो यहाँ पे 1 है और यहाँ भी हाइड्रोजन क्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। जब इधर क्या है, दोनों चीज बराबर, हाइड्रोजन भी बराबर है और इधर भी ऑक्सीजन 1 है, तो राइट साइड भी ऑक्सीजन 1 है। तो जब ये इस तरह दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, परमाणु तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर बराबर हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आई बात प्यारे बच्चों समझ में। अब आता है प्रश्न नंबर आता है 12, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। ये वाला जो है प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर भी क्या है, इंपॉर्टेंट
है रासायनिक, ये रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो यहाँ पे ये है प्यारे बच्चों कि अभिकारक अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे ये आता है कि इसमें जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, इनको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही किसी भी तत्व के द्रव्यमान को हम कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, विनाश भी नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ना तो बना सकते हैं और ना विनाश कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद में दोनों परमाणुओं की संख्या एक दूसरे से क्या रहती है, समांतर रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, फिर आता है प्रश्न यहाँ पे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रश्न क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ क्या है, CaCO3, CaCO2। ठीक है, ये क्या है, संगमरमर का सूत्र है CaCO3, ये वाला रस, ये भी इंपॉर्टेंट है, CaCO2। क्या प्रश्न है, CaCO2, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO2। फिर आता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है प्यारे बच्चों? फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में। फिर आता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये जितने भी हैं नीचे वाले सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद करें। प्रश्न क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन को प्यारे बच्चों इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि हमें मैग्नीशियम पाउडर क्या है, शुद्ध रूप में चाहिए। ठीक है, अब हमें शुद्ध रूप में चाहिए, अगर हम उसे साफ नहीं करेंगे तो उस पर क्या है, बहुत सारी धूल कण नमी वगैरह रहती है। अब क्या होता है, जैसे ही हम करते हैं तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और जैसे बनाता है तो उसमें क्या अशुद्धियां रह जाएगी अगर हम नहीं साफ करेंगे तो। इसीलिए हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं कि उस पर से जितना भी धूल कचरा वगैरह जो नमी है सारी खत्म हो जाए और हमें शुद्ध रूप से एकदम प्योर क्या है, मैग्नीशियम प्राप्त हो। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो हम साफ करते हैं। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? तो ये थे आज के हमारे शुरुआती 15 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो उधर विपातन है, प्लस में ये सब नीचे वाला जितने भी प्रश्न है 10 से लेके 15 तक, ये 5-6 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि लगभग एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं, इनमें से एक ना एक आते ही है हर साल। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप ये करें, अगर आप कोई ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए ताकि मुझे पता चले कितना समझ में आ रहा है, क्या कमी रह रही है ये बताइए। प्लस में प्यारे बच्चों, अब हम अगला जो वीडियो हमारा आएगा पार्ट 3, उसमें हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमने तो अभी सिर्फ प्रश्न जाना है, हमने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। अब कल हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वहां पे जितने भी प्रश्न बनते हैं हम टॉपिक वाइज और विथ प्रश्न भी करते रहेंगे। प्रश्न उत्तर जितने भी खास इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं
और यही आएगा, इसके आउट ऑफ कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, बस ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आ रही हो तो, या आप पहले वीडियो अच्छे तरीके से देख लें, एक दो चैप्टर समझ लें एकदम बढ़िया तरीके से। जब आपको लगे कि हाँ आपको समझ में आ रही है तो आप कंटिन्यू, फिर आपको पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें, और टाइम से जरूर वीडियो डेली टू डेली देखें। और हम मैथ्स का भी जल्द ही लाने वाले हैं क्लास, मैथ की भी क्लास बहुत जल्दी लाने वाले। हाँ मैंने कहा था ऑनलाइन क्लास का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन हाँ जल्द ही एक दो दिन में हम ऑनलाइन और टाइम थोड़ा चेंजिंग करेंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। ठीक है, इस वजह से नहीं हो पा रही, क्योंकि लाइट प्रॉब्लम हो रही है यहाँ सबसे ज़्यादा, तो इस वजह से नहीं कंप्लीट हो पा रही है। हम जो शेड्यूल बनाए थे, टाइम सेट किया था, उस टाइम को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है गर्मी की वजह से। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो भी मैंने टाइम दिया था वो कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, जल्द ही इस बार मुकम्मल तरीके से, परफेक्ट तरीके से लाएंगे, लाइव लाएंगे और साथ में वीडियो भी डालेंगे परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, इसी तरह आप बने रहें।